महाराष्ट्र के कपड़ा व्यापारी शिवचरण अपनी पत्नी के साथ सबसे पहले सोनीपत के इस अपना घर आश्रम में पहुंचे थे। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, देखिए ये उसकी पत्नी मीना है और ये शिवचरण है। ये अपना घर वृद्धाश्रम है, सोनीपत के सेक्टर 7 में स्थित है। हमारे साथ जो इसकी संचालक है सारिका कालरा हमारे साथ इस समय मौजूद है। मैडम, ये शिवचरण जो कपड़ा व्यापारी थे अपनी पत्नी के साथ कब आपके पास पहुंचे थे? हमारे पास तो शिवचरण जी 4 मार्च 2024 में पहले अकेले ही आए थे। उसके बाद मई में उनकी पत्नी हमारे पास आई थी। क्या कहा उन्होंने, क्या बताया आपको? खास आए हैं, हम क्या काम करते हैं, कुछ बताया? पर जब पहुंचे तो ये बताया था कि ककरोई में उनके कोई रिलेटिव्स पहले रहते थे और बॉम्बे में उनका कपड़े का कोई बिजनेस था जिसमें वो काफ़ी लॉस हो गया था उनको। इस वजह से वो यहाँ पर अपने रिश्तेदार के पास आ गए थे ककरोई। फिर उसके बाद बताया कि बच्चे हैं, क्या क्या करते हैं? उन्होंने ये बताया था 3 बेटियां हैं। एक बेटी उनकी नेपाल में रहती है, एक सूरत में रहती है और एक यूपी में कहीं रहती है। उसके बारे में हमको जानकारी थी। कुछ बताया क्या करती हैं बच्ची बेटियाँ? बड़ी बेटी के बारे में बताया था। एक बेटी उनकी जो छोटी बेटी थी वो एचडीएफसी बैंक में नौकरी करती थी और जो दूसरी बेटी है वो नेपाल के स्कूल में टीचर थी। बीच वाली बेटी का मुझे नहीं पता। उसकी पत्नी की मौत कब हुई थी, देहांत कब हुआ था? यहीं पे हुआ था या वापस चले गए थे? उनकी पत्नी का देहांत यहीं पे हुआ था 12 अक्टूबर को। वो आई मई में थी, 12 अक्टूबर को उनका देहांत यहीं पर हुआ था। 2024 में? उनका 2024 में। क्या उस समय परिवार से, बेटियों से बातचीत की गई थी? बेटी उनको बताया गया था कि आपकी माँ का देहांत हो गया है, अंतिम संस्कार करना है? जब उनकी मम्मी यहाँ पर आई थी तो वो बहुत ट्रॉमा में थी, तो हमने जानने की कोशिश की थी क्या हुआ था। तब हमें ये पता चला था कि उनके कुछ फैमिली मैटर्स की वजह से वो ट्रॉमा में है। और जब उनकी मम्मी ज़्यादा बीमार हो गई थी तब भी उनकी बेटियों को इन्फॉर्म कर दिया गया था। अंकल खुद इन्फॉर्म कर रहे थे उनको। बेटियों से लगातार पिता की बात होती थी? डेली दिन में 2-3 बार बात करते थे बेटी से। फिर उसके अंतिम संस्कार में भी कोई नहीं पहुंचा है? कोई नहीं पहुंचा उनके अंतिम संस्कार में। मैं थी, अंकल थे और हमारा स्टाफ था। कुछ अस्थिया विसर्जन करने का काम भी? वो पूरा अंकल और हमारे स्टाफ ने मिलके जाके हरिद्वार करके आए कभी थे। फ्यूचर ने बताई नहीं अपनी कहानी आपको? कि उन्होंने इतना ही बताया कि मैं बहुत अच्छा कपड़ा व्यापारी था, किसी कारणवश मुझे लॉस हो गया था। लॉस कारण भी उनकी बेटियों का ही था, जो अब मैं नहीं बता सकती क्योंकि हो सकता है वो इन्होंने जब इतने साल किसी को डिस्क्लोज़ नहीं किया तो हम भी नहीं करना चाहते। तो इतना था कि अभी भी उनमें उत्साह था कि मैं यहाँ पर छोटी सी कपड़े की दुकान खोलूँ। मुझे हमेशा बोलते रहते थे, हम तो कहते थे अंकल आप खोलना चाहते तो आप खोल लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार जब हमारे यहाँ से गए थे इसी कारण से गए थे। ये गए थे 13 मार्च 2026 को। यही कह कर गए थे कि दिल्ली में मेरा किसी से पैसे आना है, मैं मेरी बेटी को बिठा कर भी आऊँगा बस में और मैं अपने पैसे वैसे लेकर फिर मैं आऊँगा। कभी बताया नहीं कि बेटियों ने कुछ पैसे को लेकर या लॉस हुआ था? किस तरह का लॉस कपड़ा के व्यापार में हुआ था? नहीं, ये प्रॉपर उनका कपड़ा व्यापार में लॉस तो नहीं था। इनकी फैमिली की वजह से इनकी कम्युनिटी में कोई दिक्कत हो गई थी, इसीलिए वह यहाँ आपके पास आश्रम में हमारे पास आ गए थे। और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे सोशल मीडिया वगैरह कहीं पर भी नहीं आना। ये उनकी रिक्वेस्ट थी, इसलिए हम कभी भी आपने देखा होगा हमारा संस्था कभी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहता है। कभी आपने उनकी बेटियों से बातचीत की उसके बाद? हाँ, मैंने उनकी बेटी से नीता अग्रवाल से लगातार मेरी बात होती रहती थी। जब कुछ होता था, कुछ छोटी छोटी बातें होती थी, वो हमें बोलती थी हमारे पापा को ये कर दो, वो ये ला कर दे दो, वो ला कर दे दो। तो हमारी तरफ से कोई वो दिक्कत नहीं थी। और जब इनकी मम्मी एक्सपायर हुई तब नीता अग्रवाल और उनकी बेटी मतलब उनकी नातिन, ये लोग आए थे, 10-15 दिन यहाँ रुके थे, उसके बाद दोबारा चले गए थे। फिर नीता अग्रवाल आई थी हमारे पास सितंबर में, 10 या 12 सितंबर को 2025 में हमारे पास आई थी और मार्च 2026 तक अपने पिता के साथ यहीं रही थी। उसके बाद पिता यहाँ से कब गए आपके पास? हमारे यहाँ से 12 मार्च को गए हैं। वो यही बोलकर गए हैं कि मुझे दिल्ली किसी से पैसे लेने हैं और यहाँ मैं बालगढ़ में एक छोटी सी दुकान करना चाहता हूँ, ये उनका सपना था। और बेटी ने कहा कि नहीं, ये मेरे साथ नहीं जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी कि वो पिता जो बेटियों के पीछे भाग रहा है, पर बेटियों को ये नहीं लग रहा कि एटलीस्ट मैं अपने पापा को स्टेबल करूं, ये होना ज़रूरी था।
2 बेटियां टीचर भी है उसकी। हाँ, 2 बेटियाँ टीचर है, एक बैंक में काम करती हैं। अब शिवचरण का देहांत हो गया बीमारी के बाद, कोई भी बेटी नहीं पहुंची, आपको सूचना तो मिली होगी। हमें तो पता है कि वो लोग पहुंचते नहीं हैं, वो लोग वीडियो कॉल पे ही बात करते हैं। हम तो 2 साल रह चुके थे अंकल के साथ। 2 साल थोड़ा समय नहीं होता है। 2 साल में हमने सब देखा था। कभी-कभी तो इतना होता था वो अपनी बेटियों से बात भी नहीं करना चाहते थे। बेटियां परेशान करती थी, कारण क्या था? परेशान नहीं कह सकते इसको अब, ये हम नहीं जानते उनके पीछे का कि उनके पास पैसे की वजह से उनके साथ अटैचमेंट थी। ऐसे तो वो कभी बात नहीं करते कभी थे। बताई नहीं कि मेरी प्रॉपर्टी महाराष्ट्र में है। बोलते तो थे कि मेरी प्रॉपर्टी है वहाँ पे। उन्होंने बताया है कि मेरी प्रॉपर्टी है। उन्होंने ये भी बताया था मेरी नेपाल में भी प्रॉपर्टी है, मेरी लखनऊ में भी प्रॉपर्टी है, ये तो बताया था उन्होंने हमें। मैं कभी कहा नहीं कि मैं जाऊंगा वापिस। जब यहाँ से गए हैं तभी वो वही बता कर गए हैं कि मैं सब निपटारा करके एक बार अब मैं फिर आऊँगा। जितनी भी मेरी प्रॉपर्टीज़ है अब मैं सेल करके फिर मैं आऊँगा। उसके बाद वापिस आए नहीं। उसके बाद वापस नहीं आए और बहुत अफसोस हुआ। 3 दिन पहले उनकी जो न्यूज़ मिली, हमारा दिल दहल गया कि हमें तो अगर पता चलता तो हम उस वक्त वहाँ पहुँच जाते। हमारे साथ समाज सेवी मंजित भी है। अंतिम संस्कार हुआ, वीडियो कॉल पे आपने बेटी से बात की थी जी। क्या उन्होंने कहा था आपको? वीडियो कॉल पे क्या क्या बातें हुई थी? देखिए, वीडियो कॉल पर बात करवाई गई थी। हालांकि सामाजिक संस्थाओं का दायित्व बनता है भाई उनको बताने तक कि आप अपने पिता को जो है अंत्येष्टि क्रिया में शामिल हों, परंतु मेरे लिए यह पहला ही मामला था। शॉकिंग न्यूज़ थी ये कि हमें किसी के परिवारजन की अंत्येष्टि क्रिया में शामिल होना है और उसके परिवार को, खासकर बेटियों को भाई वीडियो कॉल पर बात करवानी है। मेरे लिए एक तो मतलब श्रद्धांजलि का मानता हूँ मैं, भाई आंखों में आंसू थे, पर गुस्सा भी था उन बेटियों के नाम का जिन्होंने अपने माँ बाप के साथ रह करके अपना जीवन जो है बड़ा किया, पूरी अपनी लाइफ जी रहे थे और अंत समय में पता होने के बाद भी, बताने के बाद भी वो उनकी अंत्येष्टि क्रिया में मुखाग्नि देने तक का काम नहीं कर सके। यह मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था। जब आपने वीडियो कॉल की थी तो क्या बोला उन्होंने? वीडियो कॉल पर बात करते करते एक बार तो बेटी ने पापा बोला था, उसके बाद वो ऐसी शॉकिंग सी टाइप में थी कि उसने ये कहा कि कितना समय और लगेगा। हमने उनको ये भी कहा, हमारे साथी ने, कि आपको जो है भाई जो अस्थियां हैं विसर्जन करवाने के लिए आना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कब तक? हमने बोला कि भाई 20 तारीख तक आ जाइए, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है कि 17वीं या 13वीं से पहले ही जो है अस्थि विसर्जन हो जाने चाहिए जिनका परिवार है। तो हमने उनको 20 तारीख का अल्टीमेटम या टाइम दिया, तो उन्होंने बोला ठीक है देखते हैं। यह सुन करके मेरे को मानवता को शर्मसार करने वाली जो बात है, अंदर से फीलिंग आई और ऐसी फीलिंग आई कि मन कचोट उठता है। और मैं एक आपके कहते हैं कि बेटियां तो एक आवाज में खाना छोड़कर भाग जाती हैं। हाँ, बेटियों से। देखिए भाई, इसमें भी मान लीजिए लगाव था, लेकिन माँ बाप का बेटी के प्रति लगाव होता भी है। और ऐसा नहीं है कि सभी बेटियां ऐसी हो सकती हैं, लेकिन तीनों ही बेटियों का न आना और उनको बताने के बावजूद न आना, यह कहीं ना कहीं संदेहास्पद है और संदेह की बातों में घेरों में लेके जाता है। हाँ, ये भी मैं सुन पा रहा हूँ कि यहाँ पर पहले भी रहे भाई पूर्व में जो अभी जहाँ से देह अवसान हुआ है शिवचरण जी का, वहाँ पर ही बता रहे कि भी वो वीडियो कॉल पर बात करते थे। तो उन बेटियों से बात क्या होती थी? जब उनका लगाव नहीं है तो बात क्या करती थी? तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर मसला है जो कि समाज के सामने आकर के यह बात खुलनी चाहिए और पता भी चलना चाहिए कि बेटी आखिरकार क्यों नहीं आई। क्या बेटियों से लगाव ज़्यादा था उसका शिवचरण का? बहुत ज़्यादा था। दिन में 3 बार उनका वीडियो पे कॉल पे बात होती थी, क्या खाया क्या नहीं खाया, हर चीज़ अपनी बेटी को बताते थे। चलिए मैं मानती हूँ नेपाल वाली बेटी, उसकी हालात इतने अच्छे नहीं है कि वो तुरंत आ सके, पर उनकी जो सूरत वाली बेटी है उनके हालात तो बहुत अच्छे हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो फ्लाइट पकड़ के आ भी सकती थी। कहते कि बेटी जब माँ बाप आवाज़ लगाती है तो खाना छोड़कर भाग जाती है। यहाँ तो अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुँच पाई। बहुत दुखद वाली बात हो गई। हमें भी पता चला, हमें भी बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि अंकल से आखिरी बार मिल भी नहीं पाए हम। बल्कि मैं उनको मैसेज करती रहती थी, अंकल आप आंटी की फ़ोटो भूल गए हो यहाँ पे। जब मुझे पता चला था वो उस आश्रम में है, बट उनका कोई रिप्लाई नहीं आता था। तो हमने उनको ये याद समझ के अपने पास समेट के रखा हुआ है। देखिए, अपना घर की संचालिका सारिका कालरा ने पूरी कहानी बताई कि पति पत्नी दोनों इस आश्रम में 2024 में आए थे और पत्नी के देहांत होने के बाद वो कुछ दिन यहाँ रहे। उसके बाद
उनकी इच्छा थी, शिवचरण की इच्छा थी कि मैं एक कपड़े की दुकान खोलूं, अपना बिजनेस दोबारा शुरू करूं। पर कहीं ना कहीं वो दूसरे आश्रम में जाके रुके और बीमार होने के बावजूद उनका देहांत हो गया। अब 3 बेटियां, 2 टीचर, एक बैंक में कार्य करती हैं, कोई भी अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचा। तो कहीं ना कहीं ये सोनीपत से एक ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है।